हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग प्रयोगशाला परिचयक भर्ती परीक्षा जो 2023 को आपका निकली है उससे संबंधित वीडियो है ये। और जो बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं वो मुझे लाइक और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो आपको ये भी समझना होगा, जो विज्ञापन में जो 100 नंबर के क्वेश्चंस होंगे उसमें जो 60 नंबर के क्वेश्चंस है वो आपके साइंस से संबंधित होंगे। और साइंस में जो बोला गया 9th और 10th का सिलेबस को शामिल किया गया, तो इसी संबंधित मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैं सारी चीज को यहाँ पर आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा, दिमाग में बैठाने की भी कोशिश करूंगा। तो इसमें जो आपका पहला चैप्टर है सिलेबस के आधार पर 9th और 10th को सिलेबस को देखते हुए 9th का पहला चैप्टर में जो सिलेबस है बल तथा गति के नियम, उस पर आज हमारा ये वीडियो आधारित होगा। तो चलिए एक एक चीज को यहां पर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, न्यूटन किसका मात्रक है ये आपको बताना है। बल का मात्रक है, कार्य का मात्रक है, त्वरण का मात्रक है या वेग का मात्रक है। तो न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है। बल का मात्रक न्यूटन से ही हम प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में बल का जो एसआई मात्रक होता है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है, इसका मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन। एसआई यूनिट में इसका मात्रक न्यूटन होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, न्यूटन किसके बराबर होता है। 1 किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकेंड, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका एक आएगा, 1 किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। ये आपको दिमाग में बैठाना है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के बराबर होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जड़त्व का गुण क्या है। जड़त्व का गुण क्या है ये आपको बताना है। किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता, केवल गतिशील वस्तु में होता है, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका जो आएगा बी आएगा। प्रत्येक वस्तु में क्या गुण पाया जाता है, जड़त्व का गुण पाया जाता है। आखिर ये जड़त्व होता क्या है, तो किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व ही है, जैसे मैंने कहा कोई भी वस्तु, जैसे न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, कोई वस्तु अगर पृथ्वी में अगर कहीं भी विश्व में अगर स्थिर है तो अगर वो हमेशा स्थिर रहेगी, और अगर वो गतिमान है तो हमेशा गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। और बाहरी बल क्या लगता है, तो बाहरी बल ये गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है, जिसके कारण कोई वस्तु हमारे पृथ्वी में क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। एक वस्तु को आप ऐसे लुढ़का दीजिए, एक मान लीजिए एक छोटा सा छल्ला है, और छल्ला है जिसका भी छल्ला हो, कांच का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, आप उसको लुढ़का दीजिए। अगर अंतरिक्ष में करेंगे, वहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं लगी तो हमेशा वो गतिमान रहेगा। लेकिन पृथ्वी में करेंगे तो थोड़ा देर लुढ़कने के बाद वो रुक जाएगा। क्यों रुका, क्योंकि उस पर एक शक्ति लगी। यही जड़त्व है। माने इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां पर आता है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो यहां पर आपको बताना है उसकी चाल में हमेशा वृद्धि होती है, उसके वेग में हमेशा वृद्धि होती है, वह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है, उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है, ये आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा। किसी वस्तु में अगर गति त्वरित हुई, कोई वस्तु अगर गति होगी तो उस पर हमेशा कोई ना कोई बल अवश्य कार्य कर रहा है। बिना बल का, मैंने कहा कोई वस्तु स्थिर है तो हमेशा स्थिर रहना चाहती है वो, और गतिमान है तो हमेशा गतिमान रहना चाहती है, जब तक उसकी दिशा को ना बदल दिया जाए और जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। माने अगर कोई वस्तु गतिमान है, गति है, त्वरित हो रही है, स्थिर से त्वरित हो रही है, तो उस पर कोई ना कोई बल अवश्य लग रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने है, गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया। यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम
वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु के चाल ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं या वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले जो बच्चे हैं उनको ये समझना होगा, गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है यदि बल की परिमाण और वस्तु या तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो। तो देखो, एक जो द्रव्यमान क्या होता है, दोनों चीजें में देखो, द्रव्यमान भार नहीं, द्रव्यमान भार नहीं हो, द्रव्यमान माने होता है मास, माने संगठन। यहां पर चीजों में भार तो बदलता रहता है। पृथ्वी के, आप पृथ्वी में रहोगे तो ध्रुवों पर, यहां पर जो मेन है तो यहां पर भार कुछ और होगा। ध्रुवों पर जाओगे तो आपका भार बढ़ जाएगा, भूमध्य रेखा में आओगे तो भार कम हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जस के तस रहेगा। और अंतरिक्ष में जाओगे तो आपका भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जस के तस रहेगा। तो यहां पर द्रव्यमान का प्रयोग किया गया है, एक चीज याद रखना यहां पर। तो एक चीज यह है, गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण और उस पर तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। अगर मैं त्वरण की बात करूं तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। माने मैं अगर किसी मान लो एक पत्थर को उछाला, ऊपर उछाला, तो यहां पर एक निश्चित दिशा में अगर उछालता हूं एक पत्थर को, तो हमेशा देखना उसका गति पहले तो स्पीड चलेगा, फिर धीरे धीरे रुक जाएगा, और जब नीचे आएगा तो भी आप देखोगे पहले वो धीरे से चलेगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा वो स्पीड होता चला जाएगा, एक अवस्था में बहुत स्पीड हो जाएगा। माने हमेशा उसका वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है, और यही वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है कि चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है, माने क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, पृथ्वी से लगने वाले बल के कारण, सूर्य से लगते बल के कारण, और दोनों कारण और किसी कारण में। सही आंसर ए आएगा, पृथ्वी से लगने वाले बल के कारण। अगर यहां पर ये पृथ्वी है और यहां पर ये चांद है, यहां पर पृथ्वी यहां पर चांद, तो यहां पर एक चीज है, पृथ्वी इसको खींच लेना चाहता है, यह अभिकेंद्र बल लगा रहा है, और ये यहां से दूर भाग जाना चल रहा, अपकेंद्र बल लगा जा रहा है। अभिकेंद्र बल का मान ज्यादा है और अपकेंद्र बल का मान कम है। यहां पर ये पृथ्वी इसको खींच लेना चाहता अंदर साइड, माने यहां पर अभिकेंद्र बल लग रहा है, और ये भाग जाना चाह रहा, अपकेंद्र बल लग रहा है, और अभिकेंद्र बल के कारण ये भाग तो नहीं पा रहा, तो ये राउंडिंग मारने लगता है, ये चक्कर मारने लगता है, इस प्रकार का। तो कुल मिलाकर पृथ्वी पर लगने वाले वास्तव में अभिकेंद्री बल के कारण ये चांद क्या है, परिक्रमा करता है। क्वेश्चन है हमारे सामने यहां पर कि जब किसी वस्तु पर कोई वह बल लगता है तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है, के वेग के समानुपाती होता है, के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, के जड़त्व के समानुपाती होता है। ये आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में त्वरण, यहां पर आपको बताना है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव के स्वतंत्र होता है या शून्य होता है, यह आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इसको बल को अनुक्रमानुपाती माने समानुपाती भी इसको बोला जाता है, माने अनुक्रमानुपाती को समानुपाती भी कहते हैं। जब दो राशियां समान अनुपात में बढ़ती है घटती है तो हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती। अगर मैं कहता हूं कि भाई यहां पर मैं यहां पर कहता काम, अगर यहां पर ये काम और आपका जो लेबर, अगर मान लो कि कोई काम कर रहा तो लेबर मैंने बढ़ा दिया, लेबर संख्या बढ़ा दिया तो काम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैंने काम का लेबर संख्या बढ़ाया और काम यहां पर क्या हो जाएगा, आपका जो काम जो है बहुत जल्दी जल्दी होने जाएगा। लेबर ज्यादा लगाया, काम ज्यादा हो रहा है। यहां पर चीजों में लेबर कम लगाऊंगा, काम कम होगा। लेकिन एक चीज है अनुक्रमानुपाती, जिस अनुपात में लेबर बढ़ाया उस अनुपात में काम हो रहा है, यह अनुक्रमानुपाती। एक चीज को बढ़ाओ तो दूसरा चीज भी बढ़ जाए, अनुक्रमानुपाती। एक चीज को बढ़ाओ दूसरा चीज घट जाए, यह होगा व्युत्क्रमानुपाती।
माने अगर मैं लेबर अगर मैंने यहां बढ़ा दिया तो समय क्या होगा, कम लगेगा। लेबर बढ़ा दिया, काम तो ज्यादा हुआ लेकिन समय क्या लगा, कम लगा। तो समय का अनुपात में व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन काम के अनुपात में अनुक्रमानुपाती है। इसी को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात और इसी को बोलते हैं अनुक्रमानुपात। तो किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, जब वस्तु की गति में त्वरण रहता है तब खाली स्थान है यहां पर, उसकी चाल हमेशा बढ़ती है, उसका वेग हमेशा बढ़ता है या हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है, इस पर हमेशा बल कार्य करता है। इसमें से आपको बताना है, सही आंसर इसका सी आएगा, सॉरी बी आएगा। इसका वेग हमेशा बढ़ता है। जब वस्तु की गति में त्वरण रहता है तो देखो चाल और वेग में अंतर क्या है। चाल एक निश्चित समय में चली गई दूरी चाल है, लेकिन एक निश्चित समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी उसका वेग होता है। जिसमें चाल में अगर दिशा जुड़ जाए तो उसका वेग कहला जाता है। एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी चाल, अब चाल कहीं भी हो सकता है, एक निश्चित समय की बात कर रहा है, लेकिन वेग बोलूंगा तो एक निश्चित दिशा, उत्तर माने उत्तर, दक्षिण माने दक्षिण, पूरब माने पूरब, ये सब होता है। तो वेग में दिशा भी जुड़ जाता है, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है। अगर पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम मदद करता है पता लगाने में पिंड का भार, चाल, त्वरण या स्थिति। इसको आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, उसका त्वरण बताने में पता मदद करता है। माने किसी दूसरा नियम पर आधारित है, किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है। अगर पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान बता चुका था, ज्ञात हो, तो न्यूटन गति के दूसरा नियम से उसका त्वरण बता चुका था। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, उसका त्वरण पता चलता है। क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम पिंड पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, तब पिंड 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चलता है, 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चलता है। ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चलता है। क्वेश्चन है, गैलीलियो के प्रयोग से सिद्ध होता है जड़त्व का, बल लगाने का, दोनों का या किसी का नहीं। सही आंसर इसका ए आएगा, जड़त्व का इसका प्रयोग सिद्ध होता है। गैलीलियो इटली का वैज्ञानिक था, उसने पीसा की जो झुकी हुई मीनार थी वहां पर एक प्रयोग किया। इसने क्या किया, एक समान आयतन का लेकिन अलग अलग द्रव्यमान का 2 वस्तु ले लिया। समान आयतन का, देखो आयतन समान है और उसका द्रव्यमान अलग है, उसका संगठन एक हल्का है और एक भारी है, तो आयतन बिल्कुल बराबर है, सेम है। एक प्लास्टिक का ले लिया और एक लोहे का ले लिया, जिसका आकार बिल्कुल सेम है, आयतन सेम है, लेकिन द्रव्यमान दोनों का अलग है। एक प्लास्टिक इसका द्रव्यमान अलग और एक लोहा इसका द्रव्यमान अलग, और पीसा के मीनार से जब छोड़ा तो देखा दोनों वस्तुएं बिल्कुल समान दर से समान समय में आके नीचे गिरी। ऐसा नहीं कि लोहे का वस्तु पहले गिरी और प्लास्टिक वस्तु बाद में, क्योंकि लोहे का वस्तु भारी है इसलिए जल्दी गिरेगा, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि दोनों वस्तु एक समान गिरी। यही गैलीलियो का एक प्रयोग था जो कि जड़त्व के आधार पर निर्भर करता है। जड़त्व के आधार पर यह जड़त्व का सिद्धांत को यह सिद्ध करता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, जड़त्व का गुण अधिक होता है, यह आपको बताना है। हल्की वस्तु में, भारी वस्तु में, छोटी वस्तु में या बड़ी वस्तु में। भारी वस्तु में जड़त्व का गुण ज्यादा होगा। जड़त्व का गुण, जैसे कोई भारी वस्तु है, अब हल्की वस्तु को आप देखोगे, धक्का मारोगे तो तुरंत थोड़ा सा मेहनत करो वो खिसक जाएगा, लेकिन उसी की जगह का भारी वस्तु है तो उसका जब धक्का मारोगे तो लगेगा नहीं, वो विरोध कर रहा है। जड़त्व मतलब जो जिस स्थिति में जो वस्तु बनी है उसी स्थिति में बनी रहना चाहती है, उसका विरोध करता है। तो यहां पर हल्की वस्तु तो विरोध नहीं करता ज्यादा, यहां भी विरोध किया लेकिन ज्यादा नहीं लगा जितना ज्यादा वस्तु भारी वस्तु करता है। तो भारी वस्तु में जड़त्व का गुण अधिक होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में
तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन गति विषयक तृतीय नियम, गैलीलियो का नियम। सही आंसर ए आएगा, न्यूटन विषयक प्रथम नियम। कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो हमेशा स्थिर ही रहेगी, कोई वस्तु अगर सृष्टि में गतिमान है तो गतिमान रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। यह न्यूटन का गति का पहला नियम है। क्वेश्चन हमारे सामने जड़त्व का गुण है। जड़त्व गुण आपको बताना है मात्रा के कारण, गति के कारण, त्वरण कारण और बल के कारण, ये आपको बताना है। तो जड़त्व का गुण जो होता है ये उसकी मात्रा पर आधारित होता है कि जितना भारी होगा उस पर जड़त्व उतना ज्यादा होगा, जितना हल्का होगा उतना कम होगा। क्वेश्चन है बल परिवर्तित करता है। बल किसको परिवर्तित करता है? जड़त्व को, गति को, त्वरण को या उपरोक्त सभी को, ये आपको बताना है। तो बल वास्तव में गति को परिवर्तित करता है। कोई स्थिर वस्तु है उस पर आप धक्का मारिए, सामने से धक्का, उसको बल मिलेगा और उसका गति बढ़ जाएगा, माने इस दिशा में खिसक जाएगा। तो बल परिवर्तित क्या कर देता है? उसकी गति को परिवर्तित। कोई गतिमान है वहां पर आप रोक दीजिए उसे, यहाँ पर कोई सामान, तो उसका गति क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो बल परिवर्तित किसको करता है? बल परिवर्तित करता है गति को। क्वेश्चन हमारे सामने है संतुलित बल परिवर्तित करता है। ये आपको बताना है कि संतुलित बल परिवर्तित किसको करता है। तो यहां पर एक चीज अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे कि संतुलित बल गति, पहले तो क्वेश्चन ऑप्शन बता दूं और आपको फिर समझा देता हूं मैं कि संतुलित बल परिवर्तित करता है गति को, त्वरण को, आकृति का या कोई नहीं। सही आंसर इसका सी आएगा, आकृति को। देखो संतुलित बल क्या होता है, आप यहां पर देखिए, मैं एक गुब्बारा ले लिया, अब गुब्बारा को दोनों हाथ से आप इसको पचकाइए, इधर से पचकाइए, इधर से पचकाइए, तो यहां भी एक बल लग रहा है इस और समान बल, और इधर भी लग रहा है एक बल इस और, दोनों माने जो क्रिया यहां पर बल और यहां पर बल, एक दोनों साइड एक समान बल लग रहा है, तो इसकी आकृति बदल जाएगी। इसी को बोलते हैं संतुलित बल। माने फुग्गा जो होगा इस साइड बढ़ने लगेगा और इस साइड बढ़ने लगेगा, बाद में भट से फूट जाएगा। माने जब संतुलित बल परिवर्तित होता है, लगाया जाता है, उसकी आकृति क्या होती है? आकृति बदल जाती है। न्यूटन के प्रथम गति का नियम से मिलता है बल की परिभाषा, बल के मापने का तरीका, बल का स्वरूप, उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, बल की परिभाषा। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है? कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और अगर कोई गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। ये बल की परिभाषा बताता है। क्वेश्चन है न्यूटन के द्वितीय नियम से मिलता है, हमको क्या मिलता है? बल की परिभाषा, बल के मापने का तरीका, बल का स्वरूप या उपरोक्त सभी, ये आपको बताना है कि इससे वास्तव में हमको क्या मिलता है। सही आंसर इसका बी आएगा, बल के मापने का तरीका हमको यहां पर मिलता है। तो द्वितीय नियम क्या बोलता है? न्यूटन का द्वितीय नियम बोलता है किसी वस्तु पर लगाए जाने वाला बल वस्तु के रैखिक संवेग के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। अब आप बोलोगे सर ये संवेग क्या होता है? तो संवेग की अगर बात किया जाए तो संवेग भी आपको समझना होगा कि भाई संवेग क्या है। तो संवेग होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। माने द्रव्यमान बता चुका, भार नहीं है, द्रव्यमान अलग है, उसका संगठन है, उसका जो परमाणुओं का संगठन है, उसका एक लोहे का द्रव्यमान अलग होगा और प्लास्टिक का द्रव्यमान अलग होगा। तो संवेग क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यह इसका सूत्र जो होता है P बराबर होता है mv होता है, m इंटू v इसका होता है। m जहां द्रव्यमान है, v वहां वेग है और p वहां पर संवेग है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग होगा। यहां पर आपको बताना है, ये पहले ही मैं बता चुका हूं, इसका उत्तर यहां पर, इसका उत्तर डी आ जाएगा, mv हो जाएगा, p बराबर mv, यहां पर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। क्वेश्चन है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग हो जाएगा।
देखो, आधा होगा, दुगना होगा, चौगुना होगा या चौथाई होगा। सही आंसर ए हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब यहां पर आप सूत्र बताते हो कि भाई संवेग बराबर क्या होता है, m इंटू भी होता है। m इंटू आपका भी होता है, ये आपका है, यहाँ पर बराबर है। आप कहते हैं किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिए, अगर वेग आधा कर दोगे तो ये भी तो आधा हो जाएगा ना, ये भी तो आधा हो जाएगा। वेग आधा किए तो ये आधा हो जाएगा, वेग बढ़ाए तो ये बढ़ जाएगा। तो सूत्र के आधार पर देखोगे इसका वेग क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा संवेग। अब यहां पर क्वेश्चन आता है आपके सामने, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है और गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। ऐसा नहीं है, कोई ना कोई बल माने गुरुत्वाकर्षण का बल इस पे विपरीत काम कर रहा है, जिसे जड़त्व का बल कहा जाता है। क्वेश्चन है, जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है, वो चाल कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, त्वरण कहते हैं या बल कहते हैं, ये आपको बताना है। तो 23 का आंसर अब तक समझ में आ गया होगा, उसे जड़त्व कहा जाता है। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? 1 किलोग्राम भार 8.8, 7.8, 10.8 या 9.8, इसमें से आपको कोई एक बताना। सही आंसर डी आएगा, 9.8 के बराबर होता है। अब क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा के संरक्षण के, ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान के संरक्षण, संवेग संरक्षण या इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। वैसे रॉकेट का जो नियम होता है, ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट हम ऊपर छोड़ रहे हैं तो 2 नियम इस पर करते हैं। न्यूटन गति का तीसरा नियम, ये बारूद जैसे जैसे नीचे फेंकेगा उस वैसे हिसाब से ये ऊपर भागता जाएगा। माने न्यूटन गति का तीसरा नियम तो काम कर रहा है कि बारूद जितना नीचे जाएगा उस हिसाब से ऊपर भागेगा। एक चीज और इसमें इंक्लूड हो जाएगी, इसके अंदर तो बारूद भरा हुआ है, जब बारूद जल जाएगा तो इसका द्रव्यमान क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। जैसे जैसे बारूद जलेगा इसका जो भार तो नहीं, द्रव्यमान क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और द्रव्यमान कम होने लगेगा तो संवेग, उसका त्वरण बढ़ जाएगा, संवेग की दर बढ़ जाएगी यहां पर चीजों में, और रॉकेट और स्पीड भागना स्टार्ट कर देगा यहां पर। तो ये जो रहता है इसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो रॉकेट जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन से हमारे सामने यहां पर आता है, किसी वस्तु का संवेग केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, केवल वेग पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। अभी मैंने रॉकेट को उदाहरण करके बताया था, उसके द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है किसी वस्तु का संवेग। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, निम्नलिखित में से किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है? रेलगाड़ी के इंजन, बस का इंजन, रॉकेट के इंजन या स्कूटर के इंजन? यहां पर मैंने कहा रॉकेट का इंजन किस पर आधारित है? न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है, ये बताना होगा। टक्कर में, घोड़ा से गाड़ी खींचने में, स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु पर, सभी घटनाओं पर, ये आपको बताना होगा। तो संवेग संरक्षण के नियम वास्तव में सभी घटनाओं पर ये लागू होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर पके फल गिरते हैं, इसकी व्याख्या होती है न्यूटन की गति प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या तीनों नियम से, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, प्रथम नियम। होता यह है, मान लिया जाए एक पेड़ है और एक पेड़ की डालियों पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं, ये बहुत सारे फल लगे हुए हैं। तो मैंने कहा था
कि जब आप एक डाली को हिलाओगे तो यहां पर, और न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या कहता है, कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और कोई व्यक्ति वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है, वो अपने गति का विरोध करती है। इसी प्रथम नियम कहते हैं। आप अपने डंठल को तो क्या कर दिया, गतिमान कर दिया, ये ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन जो फल लगे हैं वो स्थिर रहना चाहती है। एक गतिमान हो गई और एक स्थिर रहना चाहती है, और यही विरोधाभास फल को गिरा देता है। फटाफट फटाफट फल क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। यही कारण है कि फल फटाफट गिरना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बंदूक से गोली दागने से संरक्षित रहता है। क्या संरक्षित रहता है, ये आपको बताना है। संवेग, ऊर्जा, बल या कुछ नहीं, इसमें से आपको बताना है। तो बंदूक से गोली दागने पर संवेग क्या होता है, यह संरक्षित रहता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, न्यूटन के तृतीय गति नियम से मिलता है। क्या मिलता है, बल की परिभाषा, बल के मापने का तरीका, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बलों में संबंध, उपरोक्त सभी इसमें से आपको बताना है। तो ये सी आएगा। पहले नियम पर तो बल की परिभाषा मिल जाती है, दूसरे नियम पर बल के मापने का तरीका मिल जाता है, और तीसरे नियम पर दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बलों के संबंध का पता चल जाता है। स्थिर कार को स्टार्ट करने पर इसे गति प्रदान करता है इंजन, घर्षण बल, हवा का दबाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंजन को स्टार्ट करोगे तो घर्षण बल ही काम करेगा जो उसको आगे बढ़ाएगा। अगर नीचे कोई घर्षण वाला चीज ना हो, कार को उठा करेगा तो पहिया ही बस गोल गोल घूमेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो गति प्रदान करने के लिए घर्षण बल जरूरी है। मेज पर रखी किताब को नीचे गिरने से रोकता है, कौन रोकेगा, घर्षण बल, अभिलंब बल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए ही आएगा, घर्षण बल। जब यहां पर एक तल है और एक तल पर कोई और दूसरा तल यहां पर रखा है तो वो एक जैसा रहना चाहती है, वो गति का विरोध करेगी, इसलिए पुस्तक गिरने से घर्षण बल बचाने की कोशिश करेगा, बचाएगा। संवेग में परिवर्तन समानुपाती होता है बल के, समय के, बल एफ और समय अंतराल टी के गुणनफल के, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका सी आएगा, बल एफ और समय अंतराल टी के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्वेश्चन यहां पर आता है, एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है, यह आपको बताना है। आवेग बढ़ाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, संवेग बढ़ाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। वास्तव में वो संवेग बढ़ाना चाहता है, संवेग बढ़ाने के लिए लंबी कूद में दौड़ता है, उसको उछाल ज्यादा मिलेगा। जब वो गति करते हुए आएगा, उछलेगा तो उसको उछाल ज्यादा मिलेगा, अर्थात अपना संवेग बढ़ाना चाहता है वो। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर मिल रहा है, तेज गेंद को पकड़ते समय हथेली को पीछे खींचा जाता है, ऐसा करने पर हथेली पर छोटा बल लगता है। इसकी व्याख्या होती है न्यूटन गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, या किसी से नहीं, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, द्वितीय नियम का। यहां पर जब गेंद आती है और गेंद का यहां पर समय के साथ जो वेग बढ़ता है, और जब एक क्रिकेटर इसको कैच करता है और कैच करके फट से घूमता है और घूम के इसको बढ़ाता है, मैंने समय को उसने बढ़ा दिया। जब समय को जहां यहां पर रुकना था तो तेज लगती चोट, और हो सकता है चोट लगने के बाद फटाक से निकल बाहर गिर जाए, उसको खींच के ऐसे घूमता है, और हाथ को देखना खींचते हुए, पकड़ के खींचता है, इस प्रकार। नहीं खींचेगा तो गेंद गिर जाएगा, और खींचेगा तो इसमें समय को उसने बढ़ा दिया, मैंने उसके रुकने की दर को बढ़ा दिया और संवेग की दर को उसने बढ़ा दिया। इस प्रकार उसको जो चोट भी इसमें क्या होती है, कम लगती है। ये द्वितीय नियम पर काम करता है। क्वेश्चन है, हवा भरे बैलून का मुंह खोल देने पर बैलून माने फुग्गा स्थिर रहेगा, तेजी से भागेगा, कुछ देर बाद धीरे धीरे गतिमान होगा, फट जाएगा। आप फुला के देख लो, बचपन में तो किया हुआ ऐसे फुग्गा है, फुग्गा फुलाए छोड़ दीजिए, छोड़ेंगे तो हवा इधर भागेगा तो बैलून इधर भागेगा, सीधा सीधा। यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत, न्यूटन का तृतीय नियम लग जाएगा, ये तेजी से भागने लगेगा। क्वेश्चन हमारे सामने है,
प्लास्टिक पाइप से पानी निकालते समय पाइप पीछे भागता है। इसका मुख्य कारण होता है न्यूटन गति का, अभी बता दिया। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, तीनों, ये भी इसमें भी तीनों नियम काम का। पानी इधर भाग रहा, पाइप इधर भागेगा, यहां पर तो छोड़ दो तो पाइप पीछे भागना स्टार्ट हो जाएगा। तो 38 का आपका सी आ जाएगा। क्वेश्चन से हमारे सामने यहां पर आता है कि गोली दागते समय बंदूक को रखना चाहिए शरीर से हटाकर, कंधे से सटाकर, पैर में दबाकर या हवा से उठाकर। सही आंसर इसका बी आएगा, कंधे से सटाकर रखना चाहिए। जब एक पिस्टल को, गोली को दाग रहे हो और आपका कंधे का उसका सहारा मिल गया और कंधे में आप सटा के उसको अगर दागोगे तो संवेग ये पूरा आपका जो ये हो जाएगा, आपका द्रव्यमान को बढ़ा देगा। माने इसका जो द्रव्यमान को बढ़ा देगा, इस प्रकार संवेग क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। इसलिए चोट आपको कम लगेगी, वरना पीछे की बहुत जम के झटका मारेगा और आपका हड्डी पसली तोड़ देगा ये, अगर इस प्रकार आपने मारा। तो इसलिए सटा के मारा जाता है, कंधे से सटा के इसको चलाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है कि अश्व, यदि अश्व माने घोड़ा, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही को गिरने की आशंका का कारण है जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व या गति का तीसरा नियम। सही आंसर ये आएगा विश्राम जड़त्व। माने अश्व यदि एकाएक चलना, अब सब के सब यहाँ पर घोड़ा यहाँ पर है, यहाँ पर घोड़ा, यहाँ पर मान लीजिए एक घोड़ा है और घोड़ा यहाँ पर, अब घोड़ा तो नहीं बना, अब जैसे भी बना, और यहाँ पर एक टांगा लगा है, यहाँ पर टांगा रखा है। तो अब ये तो सब स्थिर है। अब अचानक ये चलेगा तो आप ये सोचिए अश्व वाला यहाँ बैठा हुआ है यहाँ पर चीजों में, तो ये चीज होता है कि देखो अश्वारोही बैठा तो ये क्या होगा, ये चला तो ये भी गति में आ गया, तो जो बैठा हुआ उसका जिसमें टच है तो वो गतिमान हो गया, लेकिन ऊपर वाला भाग गतिमान नहीं, वो स्थिर है। ऊपर उसका जो है गतिमान नहीं बल्कि स्थिर है, और नीचे वाला भाग जो है इस घोड़े के साथ और इस टांगे के साथ वो क्या हो गया, गतिमान हो गया। तो ये वाला इसको विरोध कर रहा है, ऊपर वाला जो शरीर है वो विरोध कर रहा है, और ये गतिमान है, ये चल आगे पीछे आगे भाग रहा है। मैंने इस पीछे वाला उसका जो कमर वाला भाग ये आगे भाग रहा है और ये स्थिर रहना चाहता, अंतोगत्वा ये पीछे की ओर जाएगा, पीछे की ओर खिसकेगा। आप रेल में भी देखे होंगे, रेल में बैठे हो, अचानक आपका गति आया और रेल आगे बढ़ गया, तो रेल आगे बढ़ गया तो कमर वाला हिस्सा तो आगे बढ़ गया, लेकिन ऊपर वाला भाग स्थिर रहना चाहता है, वो पीछे भागेगा, माने चुपचाप रहेगा। तो एक आगे भागा और टक्कर मारेगा तो हमारा शरीर जो है पीछे की ओर चला जाता है। इसका कारण होता है विश्राम जड़त्व। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।